आज जो अपना टॉपिक है देखिए, हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एक दो टफ एग्जांपल्स को ट्राई करके देखते हैं। जैसे यदि हमारे सामने एक ट्रायंगुलर वेज हो 6 kg का है और यहाँ एंगल है 30 डिग्री, इसके ऊपर एक पुली सेट किया हुआ है, ट्रायंगुलर वेज रखा गया है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और ट्रायंगुलर वेज के ऊपर एक 2 kg का ब्लॉक है जो स्लाइड कर सकता है और आप देख रहे हैं धागे से दीवार से उसे बांधा गया है। अब मूवमेंट ऐसा है, ये 6 kg का ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से दीवार की तरफ जाता है, तो ये ट्रायंगुलर वेज, और धागे में कुछ ना कुछ टेंशन तो जरूर है। आपको बताना है फाइंड टी एंड ए सोन। ये जो टी और ए दिख रहा है ये हमें पता करना। ये आपको कहा जा रहा है एज्यूम फ्रिक्शन इज एब्सेंट, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है। और एनएलएम चैप्टर में जब तक हम आगे फ्रिक्शन ना पढ़ा दें तब तक ये फ्रिक्शनलेस ही रहेगी है सारे सरफेस। तो इस क्वेश्चन में आप मुझे बताइए, ब्लॉक तो दो दिख गए, 2 kg 6 kg, इनके आप नाम रखना चाहें तो ये ए और ये बी। तो अब यदि हम इन्हें सॉल्व करने की सोचें तो सॉल्व करते वक्त क्या क्या देखना पड़ेगा। तो सॉल्व करते वक्त जैसे ही सॉल्व करना हम शुरू करेंगे तो सॉल्व करते वक्त सबसे पहला काम ये किया जाता है, हम जिन दो ब्लॉक्स के चर्चा कर रहे हैं उन दो ब्लॉक्स के ऊपर लगने वाले फोर्सेस के बारे में विचार करते हैं। ध्यान से देखिए, 2 kg वाला जो ब्लॉक है वो जिस सरफेस को टच कर रहा है उसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल एक्ट करता होगा, और जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में जी के दो टुकड़े करते थे वैसे वैसे यहाँ भी आप दो टुकड़े कर दीजिए, 2 इंटू जी इंटू कॉस 30, और इस तरफ 2 इंटू जी इंटू साइन 30, और धागा होने के कारण टेंशन लगेगा कि इसे कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर एक्स वाई चुन करके जो फोर्स एक्स वाई पे नहीं हो उनको एक्स वाई के अलोंग रिजॉल्व कर दें। जैसे यहाँ mg था ना, mg ऐसे रहा होगा, ग्रेविटी के कारण mg था,
तो आपने mg के टुकड़े कर दिए, mg को क्या किया, कट, उसके कंपोनेंट्स बना दिए। नॉर्मल आपके एक्स वाई एक्सिस आपने जो चुना, जनरली कैसे चुनते हैं एक्स वाई, तो जनरली एक्स वाई चुनते हैं जहां जो इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक हो तो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। यदि ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हो तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल, हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर। वैसे आप कोई भी जो मर्जी चुन सकते हो एक्स वाई। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और देखिए, आप जब एफबीडी बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम तो क्या क्या सोचते हैं, मैं फिर से बताऊं कि ब्लॉक पे बाहर से कौन कौन फोर्स लग रहा है। अभी मैंने किसके बारे में विचार करना शुरू किया था, ए के बारे में या बी के बारे में, तो बी के बारे में। तो बी ब्लॉक 2 kg पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, तो कांटेक्ट होने पर नॉर्मल आता है, कांटेक्ट होने पे फ्रिक्शन भी आता है, लेकिन अभी नहीं है, क्वेश्चन में कहा गया है फ्रिक्शन नहीं है। धागा जहां होता है, स्ट्रिंग जहां होता है, वो टेंशन क्रिएट करता है, और टेंशन जो होता है वो धागा केवल खींच सकता है, पुल कर सकता है, पुश नहीं कर सकता। mg के आपने कंपोनेंट बना लिए, एक mg साइन थीटा, एक mg कॉस थीटा। अब जिन लोगों को ये 30 डिग्री नहीं पसंद आ रहा है उनका मैं क्या करूं, 30 डिग्री कहां से सर आ गया, तो ध्यान से देखो, यहाँ यदि 30 है तो यहाँ 60 होगा, और इस तरफ कितना हो जाएगा 30, क्योंकि x जो है इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है, y जो है इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल के लॉन्ग है, और mg जो होता है वो वर्टिकल होता है। और ये जो हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन प्लेन 30 बना रहा है, या वो जो ब्लॉक वेज का इंक्लाइन सरफेस है वो 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, यहाँ 30 डिग्री वहां 60 डिग्री, यहाँ 30, और y कंपोनेंट आपने कर दिया mg cos 30, x कंपोनेंट mg sin 30। ये थीटा जहां होता है वहां cos थीटा कंपोनेंट। सर 60 को क्यों नहीं यूज किया भाई, या तो 30 यूज करोगे या mg cos 60 उधर लिख सकते हो, तो वो cos 60 sin 30 तो एक ही होता है, तो उतना मत सोचो। 30 दिख गया x के साथ, या याद रखो ये, क्योंकि 1000 बार ये काम करना पड़ेगा आपको। इंक्लाइन पर जब आप mg को ऐसे दो टुकड़े बनाएंगे तो mg cos थीटा, mg sin थीटा सेट करो। सर टेंशन 10√3 - 1 न्यूटन। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, कहानी तो शुरू हुआ, काम कर रहे हैं। इसमें एक्सलेशन को चेक करिए, एक्सलेशन एक इस तरफ है, एक क्यों, क्योंकि वेज जा रहा था उस तरफ, और इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल की यदि मैं बात करूं तो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल ये नीचे स्लाइड करके कितना आया होगा, ए या ए से ज्यादा या ए से कम। तो देखिए ध्यान से, जो पुली, जो आप लोग सुन रहे हैं मुझे, साउंड क्लियर? यस सर। यस ठीक, अब यहाँ पर चेक करिए, यदि वेज, यहाँ देखिएगा दो लाइन धागे पर मैं लिख रहा हूं, देखिए L1 ये वेज के राइट साइड वाला धागा, और L2 इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल वाला धागा। अब मुझे बताइए, जब वेज आगे आएगा, दीवार के नजदीक आएगा, तो L1 बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो L1 कितना घटेगा, यदि ये A आगे आया तो L1 A घटेगा, और L2 क्या होगा, L2 वो बढ़ेगा, बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, जितना L1 कम होगा उतना ही L2 बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि वो जो L2 बढ़ेगा वो उतना ही बढ़ेगा जितना L1 घटेगा। L1 कितना घटा, मान लो A, तो L2 कितना बढ़ा, इसका मतलब A। तो इसीलिए वो जो B वेज है, B ब्लॉक है 2 kg वाला, उसको दो एक्सलेशन दीजिए आप, वो एक ही साथ हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है, वेज पे बैठा बैठा, और वेज के इंक्लाइंड पर स्लाइड करके नीचे भी आ रहा है। तो ये तो एक्स और वाई पे सारे एक्सलेशन नहीं पहुंचा। जब सारे एक्सलेशन एक्स और वाई पे नहीं पहुंचा तो इस ए के भी टुकड़े करने पड़ेंगे। ए के कौन से टुकड़े करने पड़ेंगे, तो ध्यान से देखिए, ए का एक टुकड़ा आप लेंगे ऊपर की तरफ, और वो टुकड़ा यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा, ए cos 30,
और एक टुकड़ा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर a sin 30। अब इतना लिखने के बाद आपका टेंशन दिमाग धागे से निकल के दिमाग में पहुंच जाएगा। तो घबराओ मत, इसलिए मत घबराओ क्योंकि मेरे पास दूसरे पेज पे मैं उन्हें फिर से आपको समझाने की कोशिश शुरू करता हूं। ध्यान से देखो, ये इंक्लाइंड प्लेन पे ये ब्लॉक था 2 kg का। 2 kg पे फोर्स कौन कौन से लगाएगा? नॉर्मल आएगा कांटेक्ट के कारण, टेंशन आएगा धागे के कारण, mg आएगा ग्रेविटी के कारण, और mg के हमने कंपोनेंट भी देखे। कौन से? फिर से मैं एंगल सिखाऊं, ये 30 है तो यहाँ 30 होता है, आदत बना लो। mg cos 30 और mg sin 30। sin 30। सर आपने यही टुकड़े क्यों किए? आदत के कारण। हमेशा हम जो x और y चुनेंगे, हमेशा हम जो x और y चुनेंगे वो एक आदत बना लेते हैं। x और y हम लोग कैसे लेने वाले हैं? y और x मीन्स इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर। सर मैं इससे अलग लेना चाहता हूं, तो स्वागत है आपका, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जो भी x और y लें, केवल एक बात का ध्यान रखें कि वो 90 डिग्री पे हो x और y। ये नहीं कि 30 डिग्री पे x y बना के तैयार। और एक्स वाई जब बना ले तो जो एक्स वाई ले उस डायरेक्शन में जो फोर्स नहीं हो उनके कंपोनेंट आप बनाए। अब एक्सेलरेशन की कहानी सुनिए। एक्सेलरेशन एक इस तरफ था a, एक इस तरफ आया a cos a sin 30 और एक इस तरफ आया a cos 30। मतलब आप यदि एक्सेलरेशन की चर्चा करते हैं तो वो जो a था ना, इसको हमने हटाया था ना, इस a को, इस ए को हटा करके मैंने उसके कंपोनेंट देखे। आप याद करिए, यहाँ पर इससे जब हम इक्वेशन लिखना सोचेंगे, इससे इक्वेशन कैसे लिखेंगे? एक इक्वेशन आपके दिमाग में आएगा, सर मैं लिखता हूं fx बराबर max। मैं कहूंगा वाह बहुत अच्छा सोचा, लेकिन एक लफड़ा है। आप किसको बड़ा मानोगे, mg sin 30 को या t को? किसको बड़ा मानोगे, mg sin 30 को या t को? t। अच्छा, t के तरफ कितना एक्सेलरेशन दिख रहा है? a cos 30। और mg sin 30 के नीचे कितना, उस डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन दिख रहा है? a बड़ा होगा या a cos 30 बड़ा होगा? इसका मतलब किसको बड़ा मानना पड़ेगा आपको? mg sin 30। क्या लिखेंगे? mg sin 30 माइनस t इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, माइनस t इक्वल्स टू m माइनस a cos 30। a माइनस a cos 30, उसको भी मैं समझा देता हूं। जब a और a cos 30 दोनों आ गए, तो जब a और a cos 30 दोनों आ गए तो इन दोनों को कट करो। आप एक्सलेशन ax ऐसे लिखो, ax ऐसे लिखो, a माइनस a cos 30। और ay कौन सा होगा? ये खुद ay हो जाएगा। ay कितना हो जाएगा? इस इधर वाला ay क्या हो जाएगा? a sin 30। ay खुद यही रहेगा, a sin 30। तो आपको एक्सेलरेशन दिखने लगा x वाला और आपको एक्सेलरेशन दिखने लगा y वाला। तो x वाले एक्सेलरेशन को लिखते समय मैं फिर से आपको याद दिलाऊं, मान लो ये लाइन मैंने हटा दिया, फिर से लिखता हूं। x के डायरेक्शन में दो फोर्स है और एक एक्सेलरेशन ax है, तो mg sin 30 और t ये अपोजिट है। इनका नेट लिखते वक्त किसी एक में से दूसरे को घटाएंगे। अब बड़ा कौन है? तो a बड़ा था, इसीलिए a माइनस a cos 30 मैंने लिखा, और mg sin 30 उसी डायरेक्शन में है तो उसको बड़ा मान लेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं? mg sin 30 माइनस t इक्वल्स टू m a माइनस a cos 30। तो ये हमारे पास आ गया एक आइडिया। अभी एक इक्वेशन मिला है, अननोन है दो, t और a। तो दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा? एक n भी दिख रहा है अननोन, n का भी n भी लापता है। यदि मैं fy की बात करूं तो fy हो जाएगा may। y में कितने फोर्स हैं? दो, एक है नॉर्मल और एक है mg cos 30। सर ये a sin 30, अरे वो एक्सेलरेशन है, वो फोर्स नहीं है। अब नेट फोर्स कैसे लिखोगे? किसको बड़ा मानोगे? mg cos 30 को बड़ा मानोगे, वो ठीक रहेगा, या n को बड़ा मानोगे? mg cos 30। देख लो,
ये mg cos 30 मैंने स्पॉटलाइट लेके दिखाया और इधर m दिखाया। तो अच्छा mg cos 30 पे स्पॉटलाइट है, इसे ही क्यों बड़ा मानोगे? ठीक, ये n को क्यों नहीं बड़ा मानोगे नॉर्मल रिएक्शन? सर क्योंकि सर उसकी इस y, सर उसकी तरफ सर एक्सेलरेशन है। हाँ, y में जो एक्सेलरेशन है वो इसी mg cos 30 के डायरेक्शन में है। तो हम क्या करें, तो किसको बड़ा मान लिया? mg cos 30 माइनस n इक्वल्स टू, अरे बेवकूफ, यदि हम लिखते थे f बराबर ma, तो तुम तो वेक्टर नाम का चैप्टर डुबो दिए। कैसे पता चलेगा कि f कैसे लिखा जाता था? f i कैप f y j कैप, m के कंपोनेंट नहीं होते हैं, सर हम सही तो कर रहे हैं। ए वाई जे कैप। एक कंसेप्ट को समझ लो पहले, एक बालक टेंशन में आ गया है। यहाँ देखो तो राइट हैंड साइड में कितना दिखने लगा? एम ए एक्स आई कैप एम ए वाई जे कैप। बताओ कि लेफ्ट साइड वाला ये राइट साइड वाले इसके बराबर है। इस एक्सप्रेशन से क्या निष्कर्ष निकल रहा है? आई वाला टुकड़ा दोनों तरफ से बराबर होगा और जे वाला टुकड़ा भी दोनों तरफ से बराबर होगा। जे वाला कैप वाला टुकड़ा क्या होगा? एफ वाई बराबर एम ए वाई। एक बात समझ में आती नहीं है, दूसरे पे कूद पड़ते हो तब तो पूरा चैप्टर डूबने वाला है। तैयार हो जाओ। यहाँ देखो, ये समझ में आया या ये भी नहीं आया? एफ एक्स और एफ वाई कैसे लिखा जाता है और क्यों लिखा जाता है? क्योंकि f बराबर m ए वेक्टर होते हैं। f बराबर m ए जब वेक्टर होते हैं तो f को आप लिख सकते हो एफ एक्स आई कैप, ठीक से बंद करो, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप और m ए एक्स आई कैप m ए वाई जे कैप। पहले इसे समझो। आप में से कई बच्चों को यही नहीं पता चल रहा होगा कि x और y अलग क्यों लिख रहे हैं सर। तो उसका कंसेप्ट ये फिक्स करो दिमाग में। ये x और y वाले टुकड़े अलग अलग आप ऐसे सोच सकते हो। और तुम्हारा दो हाथ है, एक हाथ जो है रावण खींच रहा है और दूसरा हाथ विभीषण खींच रहा है। ज्यादा ताकतवर रावण है, तो तुम किधर जाने वाले हो, रावण की तरफ कि विभीषण की तरफ? तो जो हाथ रावण खींच रहा होगा। अब बताओ, ए और ए cos 30 में, जिसको काले रंग से मैंने कट किया, स्पॉटलाइट से दिखा रहा हूँ, ए और ए cos 30 में कौन है रावण और कौन है विभीषण? ए और ए cos 30 में कौन ज्यादा ताकतवर है? सर मुझे तो रावण ही नहीं पता, महाभारत में था कि रामायण में। देखो यहाँ ए और ए cos 30 में कौन बड़ा दिख रहा है? ए और ए cos 30 में हमेशा वेक्टर उसके कंपोनेंट से बड़ा होता है। ये जो है वो ए cos 30 से बड़ा होगा। cos थीटा जो होता है 1 से छोटा होता है, ये तुम्हें नहीं याद है? cos 30 1 से छोटा होगा कि बड़ा, वो नहीं पता। तो 1 गुने 1/2 आए, 1 गुने √3/2 आए, वो ये से तो छोटा ही होगा ना। अब ये दो वेक्टर हैं, तो वेक्टर तो या तो इधर एक्सेलरेशन मानो एक्स वाला या उधर मानो। तो जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा लोगे तो स्पॉटलाइट लो, ए एक्स देखो, ए माइनस ए cos 30 और ए एक्स। और ये वैसे भी ये क्वेश्चन जो है चैप्टर के अंत में आता है। तो वैसे ही 90 में से 80 बच्चे तो अंत तक जाते ही नहीं, पहले ही मान लेते हैं कि ये चैप्टर डूब गया। तो तुम यदि अभी से कोशिश करोगे तो आखिरी तक जाते जाते निश्चित रूप से ये तुम्हें आसान लगेगा। ऐसे ही पूछते रहो और ऐसे ही सुनते रहो। मैं 10 बार सुनाऊंगा और 10 बार तुम पूछो, लेकिन अब भी बोलो ये a और a cos 30 में यही क्यों लिखा, a माइनस a cos 30? क्योंकि तुम्हारा मन ये भी तो लिखने का हो सकता था कि सर मैं तो ऊपर की तरफ लिखूंगा a cos 30 माइनस a। ऐसा क्यों नहीं करोगे? उसके लिए लॉजिक पहले सोच लो। तो सर इसलिए ऐसा नहीं करोगे क्योंकि उधर वाला वो a cos 30 छोटा होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये से तो जो बड़ा होगा उसमें से ना छोटा घटा के डिसाइड करोगे कि नेट एक्सेलरेशन किधर लेंगे, एक्स वाला एक्सेलरेशन नेट किधर लेंगे। तो बड़े में से छोटे को घटाओ। एक्स के डायरेक्शन में दो टुकड़ा दिख रहा है एक्सेलरेशन का, एक नीचे लाना चाहता है, एक ऊपर ले जाना चाहता है। तो नीचे वाला ज्यादा ताकतवर है क्योंकि ये ए दिख रहा है, उधर ए cos 30 है, तो ये वाला, इसलिए ए एक्स लिखा। अब एक बार देख लो एफ वाई कैसे लिखा गया है। एफ वाई कैसे लिख रहे थे? एफ एम जी cos 30 माइनस एन बराबर एम इंटू ए साइन 30। अब सर वो 30 कहाँ से आया? अरे यार देखो यहाँ 30, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये दो लाइन हॉरिजेंटल है और हॉरिजेंटल लाइन दोनों है, तो ये एंगल
करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया तो 30, ये भी 30, ये भी यहाँ 30 है, इसीलिए ए का इधर वाला कंपोनेंट ए cos 30 आया था, इधर वाला ए sin 30 आया था। घबराओ मत, क्वेश्चन अभी बना नहीं है, ये तो पहला एग्जाम था, ये इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन आया है। और अननोन कितने दिख रहे हैं? 3, एक टी, एक एन और एक ए। मैथमेटिक्स इतना तो जरूर सबको आता होगा कि 3 अननोन के लिए 3 इक्वेशन चाहिए होता है। आप घबराना इसलिए नहीं कि मैं एक बार ये सारी बातें आपको फिर बता देता हूँ। कोई न कोई तो शुभ मुहूर्त ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि हाँ 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 मैं भी इतना समझ चुका। देखो ये टी है, एम एम, ये 2G, एक आ गया नॉर्मल, एक आ गया टेंशन, फोर्स इतने ही है। और एक्स और वाई चुनने के लिए आपको क्या कहा गया? एक्स चुनो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, वाई चुनो उसके पैरेलल, परपेंडिकुलर, नॉर्मल, परपेंडिकुलर। और एक्स और वाई चुनने के बाद देखो इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना था? इंक्लाइन प्लेन का ये तुम लोग चैट वैट अभी मत खेलो, अभी ध्यान से इसे सुनो, चैप्टर में यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आइडिया सीख जाओगे तो चैप्टर में 2000 क्वेश्चन की 20,000 सारे सही बना दोगे। यहाँ देखो, यदि हम बात कर रहे हैं तो धागे के कारण टेंशन, चलो मैंने सही फोर्स सोचा। कॉन्टैक्ट के कारण नॉर्मल, मैंने सही फोर्स सोचा। ग्रेविटी के कारण mg, मैंने सही फोर्स सोचा। एक्स और वाई सही चुना, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल और नॉर्मल। अब देखते हैं कि क्या एक्सेलरेशन का कहानी था। तो हमने क्या देखा था, एक बार चेक करो, यहाँ आ जाओ पहले वाले डायग्राम में। पहले वाले डायग्राम में ए एक्सेलरेशन से 6 kg जा रहा था राइट की तरफ, तो 2 kg को स्लाइड करके नीचे भी आना था और 2 kg को 6 kg पे बैठे बैठे राइट भी जाना था। तो इसलिए उसके पास 2 एक्सेलरेशन दिख रहा था, एक वो स्लाइड करके नीचे भी आया और एक बैठे बैठे ए के साथ भी गया हॉरिजॉन्टल। तो अब जब इसके 2 आपने रास्ते देखे तो इसके पास एक्सेलरेशन तो ये 2 है और इनका कंपोनेंट खेलना है आपको। तो एक्स और वाई वाले टुकड़े चाहिए। एक्स और वाई वाले टुकड़े के लिए आपने क्या क्या किया? एक्स और वाई वाले टुकड़े देखने के लिए आपने ए के एक कंपोनेंट इधर बनाया, यहाँ 30 डिग्री देख के, और एक इधर बना दिया, ये ए cos 30 और दूसरा बना दिया ए sin 30। और यदि ऐसे ए cos 30 ए sin 30 बना दिया ए के साथ हम देख रहे हैं, तो अब मुझे बताइए कि नेट एक्सेलरेशन लिखते वक्त ये भी गया। अब 3 टुकड़े हो गए, 2 के बदले 3 वेक्टर हो गए, एक cos 30, एक sin 30। ए sin 30 y पे मुझे दिख रहा है, ए और ए cos 30 x पे दिख रहा है। सर x y ही मुझे नहीं दिख रहा, x और y ही नहीं दिख रहा, तो एक काम करिए x और y पहले देख लीजिए, ये लो x और ये लो y, ये या y और ये x, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल x और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर y। तो अब जब नेट एक्सेलरेशन देखेंगे तो नेट एक्सेलरेशन कैसे देखेंगे? तो नेट एक्सेलरेशन देखते के समय हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने वो नेट एक्सेलरेशन देखो, एक ax देखा था काले रंग से, स्पॉटलाइट लेके यहाँ दिखा रहा हूँ, और एक ay देखा था, ये a sin 30। और फिर आपने fx max लिख लिया एक इक्वेशन, fy my लिख लिया, 2 इक्वेशन आपके पास आ गए। आप चाहें तो ये सारे m आप रिप्लेस कर सकते हैं। किससे रिप्लेस कर सकते हैं? ये सारे m आप रिप्लेस कर सकते हैं m से रिप्लेस करेंगे 2 से, क्योंकि ये 2 kg वाला है। तो m आपने रिप्लेस कर दिया 2, तो इसका मतलब ये तो नोन हो गया क्वांटिटी। यदि ये नोन क्वांटिटी हो गया, बस मैथ्स में 65 रह गए सर। हाँ सर, सर वो क्वेश्चंस में ये लिखा होगा कि g की वैल्यू 10 लेनी है, फिर 9.8 लेनी है। हाँ लिखा रहेगा। अब ये आ गया यदि आपके पास, तो और जब तक मैं दे रहा हूँ कुछ नहीं बना रहा हूँ तो सारे मैं 10 ले रहा हूँ। HC वर्मा नाम की किताब जो मैं बार बार कहता हूँ आपको बनाने के लिए, उसमें सारे क्वेश्चन में 9.8 लेके बनाया गया है आंसर। चलिए आगे बढ़िए। fx इक्वल, और आपको चूंकि 100 200 1000 2000 क्वेश्चन बनाने हैं तो 10 लेके बनाइए, टाइम कम लगेगा, आप ज्यादा क्वेश्चन बना पाएंगे। fy इक्वल्स टू may था यहाँ, और उसके इक्वेशन आ गए। 2 इक्वेशन आपके पास प्रकट हो गए, 2 इक्वेशन प्रकट हो गए तो हमारा काम हो गया। 2 इक्वेशन आ गया, इनको सॉल्व करेंगे। लेकिन ये टी एन और ए 3 अननोन है, इससे काम नहीं चल पा रहा है। तो जब नहीं काम चल पा रहा है तब ना हमें ढूंढने जाना पड़ेगा कि और क्या किया जाए।
तो और क्या किया जाए, तो उसी को समझा रहा था कि पहले FBD बना लिया, फिर हमने एक्सलेशन के देखे, एक्सलेशन का एक नेट इधर आया AX और एक नेट इधर आ गया AY कितना आया था याद करो, A sin 30 और AX कितना आया था, A माइनस A cos 30। अब आपके पास mg, इस 2g के भी टुकड़े करने पड़ेंगे, 2g के टुकड़े कर दो, 2g cos 30, 2g sin 30, तो आपने इसके भी टुकड़े कर दिए। अब बताओ कौन कौन से इक्वेशन लिखोगे, x वाला देखना, x वाला देखना, x वाला लिख रहे हैं 2g sin 30 माइनस e इक्वल्स टू 2 इंटू AX है A माइनस A cos 30, और दूसरा लिख रहे हैं, इसे कह दिया इक्वेशन 1, और दूसरा कौन सा आ रहा है, दूसरा आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं 2g cos 30 माइनस n इक्वल्स टू 2 इंटू A sin 30। ये दो इक्वेशन आ गए हमारे पास। तो यहाँ हम लोगों ने देखे, ये सारे तो सेव हो गए, यहाँ तक हम लोग आ गए हैं, चेक करिए। और ये चौथा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग कि हमारे पास ये इंक्लाइंड जो प्लेन है वेज, उस वेज का क्या होगा, ध्यान से सुनिए। अब क्वेश्चन है, मैं 3 बार 4 बार डायग्राम बना इसलिए रहा हूँ कि मुझे पता है कि आपको आसान क्वेश्चन बनाने का मन करेगा तो आप 10 बना लोगे और आप मजे ले लोगे, और टफ वाला कतई समझ में नहीं आएगा, वो बहुत 200 आसान बनाने के बाद भी। तो आप टफ पे ही ट्राई मारो, 4 बार समझ लो, नहीं आएगा तो अभी 10 दिन और पढ़ाऊंगा, 10 दिन में 4 बार 40 बार देख सकते हो। तो अब ये 6 kg वाले पर सोचो, इसका FBD कैसे बनेगा, FBD सोचना है। FBD का फुल फॉर्म सुनो, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में करते क्या है, ब्लॉक जिसे मैं सिस्टम मानता हूं उस पे लगने वाले फोर्सेस के बारे में विचार करो। तो सर इसका वेट होगा, ओ क्या शानदार सोचा है, बहुत बढ़िया। सर ये कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल होगा, इसका नाम मैंने नॉर्मल का रखा NF। सर गलत बात है, आपने पिछला तो N रखा, तो इसका नाम N डैश क्यों रखेंगे भाई, वो दूसरा नॉर्मल है, अलग जगह से आया है, ये ग्राउंड से आया है, इसलिए N डैश रखा। तो सर आप ऐसे नाम बदल दोगे, हाँ। और गर्दन पे इसकी जो ऊपर में पूरी गर्दन देख रहे हो, इसके ऊपर से धागा गुजर रहा है और धागा दो तरफ गया हुआ है, तो दोनों तरफ टेंशन T और T दिखाओगे। सर इसमें तो बड़ा टेंशन हो गया। एक काम करो, अपने गले में स्कूल वाला आई कार्ड डालो, तो आई कार्ड आपके दो तरफ से गले को टच कर रहा होगा, एक लेफ्ट साइड से भी नीचे उतर रहा होगा, एक राइट साइड से भी नीचे उतर रहा होगा धागा, और आई कार्ड को पकड़ के नीचे खींचो, तो किधर फोर्स फील करोगे, गर्दन पे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ ना फोर्स लगेगा। उसी तरह जब पुली इस धागे को टच कर रहा है और धागा इसके ऊपर से निकलकर खींच तना हुआ दिखेगा, तो पुली पर फोर्स एक राइट साइड भी फील होगा और एक इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल भी नीचे फील होगा। तो ध्यान रखिएगा, जैसे पुली पर धागा ऐसे टंगा होता, पुली पर धागा ऐसे टंगा होता, तो पुली को इधर भी खींचता और इधर भी खींचता, और ऊपर वाला धागा ऊपर खींचता। तो यदि ये पुली है और पुली को धागा ऐसे टच करेगा, तो पुली इधर भी खींचेगा, पुली पे इधर भी फोर्स लगेगा। यदि पुली ऐसे है, धागा ऐसे टच कर रहा है, तो वो इधर भी टेंशन दिखेगा, इधर भी टेंशन दिखेगा। तो इस चीज को समझिए, इस चीज को फील करिए कि धागा टच करके जिधर जिधर दूर जा रहा है, वहां दोनों जगह आप टेंशन दिखाते हो, हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ, जिस पॉइंट पे टेंशन देख रहे हो उससे दूर की तरफ। ये तो था, आपको टेंशन कैसे दो दिखेगा उसको समझाने के लिए मैंने कोशिश की। चलो तो पहले बताओ, क्या ये कंप्लीट है FBD? दो जगह टेंशन दिख गया, नॉर्मल दिख गया और 6G mg। तो कैसे सोचते हैं कंप्लीट है या नहीं? कांटेक्ट के कारण नॉर्मल, ग्रेविटी के कारण mg, मैं टिक मारता चलूं, कांटेक्ट के कारण नॉर्मल ये n डैश, ग्रेविटी के कारण mg, और कांटेक्ट ये धागे जहां टच कर रहे हैं ये दोनों तरफ से टेंशन टी, एक ही धागा है इसलिए दोनों टी एक जैसे। इसके अलावा अभी भी ये इनकम्प्लीट है, यहाँ पर भी तो टच कर रहा है कौन, 2 kg वाला, तो 2 kg वाला यहाँ टच कर रहा है तो यहाँ भी आएगा नॉर्मल। वो कौन सा नॉर्मल आएगा? अरे ये तो सर आपने n लिख दिया, n डबल डैश लिखो भाई, न्यूटन थर्ड लॉ, जितने फोर्स से
जितने फोर्स से 6 kg ने 2 kg को पुश किया होगा। सर 2 kg को किधर पुश किया होगा? अरे मुझे क्या पता यार, रख दो 2 kg, देखो किधर पुश किया। तो 2 kg को नॉर्मल किधर मिला था? ऊपर की तरफ। याद करो 2 kg को किधर मिला था? तो 2 kg को ऊपर मिलेगा, तो ये 6 kg को किधर मिलेगा? 6 kg को वही नॉर्मल किधर मिलेगा? नीचे। इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल के अलोंग ऊपर की तरफ यदि गया है 2 kg पे नॉर्मल, 6 kg ने 2 को उधर पुश किया, तो 2 kg ने 6 को नीचे पुश किया। न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो सर क्या सारे लॉ ऐसे सोचेंगे बारी बारी से? हाँ, आपको सोचना पड़ता है, यदि आप नहीं सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अब देखें, अब मेरा कंप्लीट है या नहीं, ये सोचते हैं। ध्यान से देखिए, कंप्लीट है या नहीं। नॉर्मल, तो हम कहेंगे कि हाँ हाँ 2 कांटेक्ट हैं, 2 नॉर्मल आ गया, मैंने ठीक किया। फिर हम कहेंगे धागा है, 2 तरफ जा रहा है, 2 तरफ टेंशन आ गया। अर्थ के पास है ब्लॉक रखा हुआ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो ग्रेविटी लग रहा है, mg होगा। इसके अलावा और स्प्रिंग है? नहीं, नहीं तो स्प्रिंग फोर्स होता। फिर हम सोचेंगे और कोई फ्रिक्शन विक्शन है ना? नहीं है, तो नहीं सोचेंगे। अब हम आगे क्या करें? एक्सलेशन किधर दिख रहा है? एक्सलेशन तो दिख रहा है, क्वेश्चन में कहा गया दीवार की तरफ। सर मुझे दीवार नहीं दिख रहा। अरे मत देखो यार, राइट साइड में दीवार है ब्लॉक के। अब ये एक्सलेशन दिख रहा है, इसका मतलब एक्स और वाई कैसे लेना फायदेमंद रहेगा? तो एक्स और वाई कैसे लेना फायदेमंद रहेगा? तो ऐसा एक काम करो, एक्स और वाई ऐसे लेना फायदेमंद रहेगा। सर आपने क्या कहा? मैंने कहा इंक्लाइन प्लेन के, अभी ये ब्लॉक कहाँ रखा है 6 kg वाला? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो जिस सरफेस पे रखा है उसके पैरेलल आप रखो एक्स, और वाई कहाँ रखो? उसके परपेंडिकुलर। और सरफेस के पैरेलल ही तो जाएगा, सरफेस तोड़ के भीतर तो घुसना नहीं है ब्लॉक को, तो इसीलिए सारा एक्सलेशन कहाँ दिखा आपको? एक्स के लॉन्ग। वाई के लॉन्ग कोई एक्सलेशन नहीं है, ना ही ब्लॉक आसमान में ऊपर उड़ने जा रहा है, ना नीचे आने जा रहा है। स्टेप 1 होता है एफबीडी बनाना, और स्टेप 2 होता है एक्स वाई चुनकर सारे फोर्सेस को एक्स वाई के अलोंग कंपोनेंट में डिसॉल्व करना। ये कोई आसान काम नहीं होता कि आपको लगे कि मैं तो यूं ही कर लूंगा डिसॉल्व। चेक करो यहाँ एंगल, ये देखो 30 डिग्री। इंक्लाइन प्लेन पर जो नॉर्मल आया है वो वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगा 30 डिग्री। तो नॉर्मल के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। देखो ये नॉर्मल को कट कर दिया, नॉर्मल के कंपोनेंट बनाया। नॉर्मल का कंपोनेंट एक बनाया है इस तरह n cos 30। नॉर्मल का एक कंपोनेंट देखो n cos 30, और नॉर्मल का दूसरा कंपोनेंट देखो इस तरह हॉरिजॉन्टल एक्स के लॉन्ग n sin 30। तो ये नॉर्मल नहीं था एक्स वाई पे, तो टुकड़े टुकड़े कर दिए, नॉर्मल हट गया। सर ठीक से हटा दो, तो ले मैंने ठीक से हटा दिया। अब कौन बचा? टेंशन। तो एक टी तो दिख रहा है मुझे सही सलामत एक्स एक्सिस के पैरेलल। सर कौन सा? ये वाला जहां टिक मैंने मार दिया। और दूसरा वाला टेंशन बड़ा टेंशन दे रहा है, इसको कट करना है, इसके 2 कंपोनेंट बनाने हैं। तो यहाँ देखिए इंक्लाइन प्लेन पे यहाँ 30 है, तो यहाँ भी 30 बनेगा, और इधर आएगा t cos 30 cos 30, और वर्टिकल आ जाएगा यहाँ पे नीचे की तरफ t sin 30। अब ये सब बातें आपको एक दिन में समझ में आ जाएगा, ऐसा असंभव काम तो होता नहीं है सामान्यतया, लेकिन यदि हो जाए परम आश्चर्य, सुखद आश्चर्य, बड़ा अच्छा लगेगा हमें। जिस बच्चे को यही नहीं आता कि कंपोनेंट कैसे लिखते हैं, वो चैप्टर मत पढ़ना, इसे पहले वेक्टर में जाके इसे सीखना। ध्यान से देखो, ये है n और ये है नया वाला x, ये है नया वाला y। अब n के 2 कंपोनेंट बनाओ तो बालक जल्दी जल्दी n cos 30 n sin 30, रट्टा मारो, ये होगा f और f होता है थीटा। तो 2 टुकड़े कैसे लिखते हैं? f cos 30 f sin 30। तो जिनके ये नहीं समझ में आया, घर में ये डायग्राम 200 बार बनाए। सर 200 बार कम लग रहा है तो 400 बार बनाए, आदत बन जाए तुरंत। सर 30 कहाँ से आया? हाँ, ये 500 बार घर में लिख के देखें। इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लाइनेशन होगा, और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल होगा
वहां जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री, 30 डिग्री। जो इंक्लाइन प्लेन का इंक्लाइनेशन देखते हैं आप, ये, और यहाँ जो एंगल होता है ये सेम, क्योंकि ये एंगल होता है 90 माइनस थीटा, और यहाँ टोटल एंगल 90 होता है, क्योंकि एक है नॉर्मल और एक है इंक्लाइन प्लेन। ये दोनों नॉर्मल और इंक्लाइन प्लेन तो 90 डिग्री होगा ना, और यहाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है इसलिए 90 डिग्री है। तो ये यहाँ 90 है तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, यहाँ 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, इधर थीटा। चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ जाए तो खुशी की बात, और नहीं आए तो पूछते रहिए, लगे रहिए। किसी न किसी दिन वो सुबह आएगी जब आपको लगेगा ये सब तो बच्चों का काम है। और मैं बताऊं 12th तक बच्चे पढ़ लेते हैं तब भी ये बच्चों का काम नहीं रहता, तब भी वो दुखी रहते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। करना क्या है पहले उस पर फोकस करो, आपसे सही होगा या गलत ये बाद की बात है, पहले पता तो हो करेंगे क्या। सबसे पहले क्या करना है, एफबीडी बनाना है। सर आप जो है टेंशन देते हो, ले गायब कर दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे। किसका एफबीडी बनाएंगे सर, तो जो ब्लॉक है उसका। यहाँ देख 6 kg ब्लॉक। एफबीडी सर कैसे बनता है, तो जहां जहां कांटेक्ट होता है वहां वहां नॉर्मल सोचेंगे। एक का नाम रखा एन डैश, और एक ऐसे टच कर रहा था 2 kg, इसलिए इधर नॉर्मल लिया। इसका नाम वही रखा जो 2 kg पे था, एन। जहां जहां टच करता है ब्लॉक जिस किसी सरफेस को, उस सरफेस के परपेंडिकुलर, उस जिस ब्लॉक को आप सोच रहे होते हैं अभी कुंडली बनाना, उस तरफ लाते हैं लाइन। और ये नॉर्मल आया, यहाँ टच कर रहा था ना तो ऊपर गया, यहाँ टच कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पे तो ये इधर नीचे की तरफ आया, ब्लॉक की तरफ 6 kg की तरफ। और जहां धागा है वहां टेंशन टी, दूसरी तरफ भी धागा आया है तो यहाँ भी टेंशन टी। तो जहां धागा है वहां टेंशन टी टी नॉर्मल। और इसके अलावा ग्रेविटी भी अपना काम कर रहा होगा, mg 6g या m-g 6g। इंक्लाइनेशन तो ब्लॉक का वही है 30, तो यहाँ दिख रहा है 30। अब हम x और y चुनेंगे। x और y चुनने से पहले एक्सेलरेशन देखिए, और फिर x y चुनिए अकलमंदी से। तो x हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन प्लेन, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक है तो हॉरिजॉन्टल चुन लिया x, और हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर ये चुन लिया y। और अब सोचो ये 30, यहाँ भी 30। अब इस t के कंपोनेंट देखो, इधर हो गया t cos 30 और इस तरफ हो गया t sin 30। अब देखिए t के क्यों टुकड़े कर दिए और n के टुकड़े क्यों करने वाले हैं। बालक जिसके नहीं समझ में आया था जग जाओ, n cos 30 देखना, और इधर देखो n sin 30। सर मुझे तो अब भी नहीं समझ में आया, हाँ अच्छी बात है, घबराना मत, आसान क्वेश्चन बनाऊंगा जब क्लास के लास्ट में 5 मिनट में 5 क्वेश्चन, वो पांचों समझ में आएगा, इसे छोड़ देना। अभी ध्यान रखना, आपके ये जो गंदे से चित्र दिख रहे हैं उसमें x के डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं, एक बार नाम लेना शुरू करो। तो x के डायरेक्शन में पहला फोर्स मैंने कहा n sin 30, x के डायरेक्शन में दूसरा फोर्स मैंने कहा ये t, और x के अपोजिट डायरेक्शन में तीसरा फोर्स मैंने कहा ये t cos 30, और x के डायरेक्शन में मैंने एक्सेलरेशन देखा a। और हम लोग जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन लिखने का राज, fx इक्वल्स टू max। तो हम fx कैसे लिख सकते हैं, देखिए देखिए n sin 30, इसी डायरेक्शन में है कौन t, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है t cos 30। और ये हो गया नेट फोर्स, ये किसके बराबर लिखोगे 6 into a, और ये जो है ये है इक्वेशन आपका 3, तीसरा इक्वेशन। 3 अननोन है, 3 इक्वेशन आ गया। सर मेरे समझ में नहीं आया, घबराओ मत, फिर से कोशिश करो। ये देखो ये जो 6 kg है कितने जगह को टच करता है, जहां 2 kg रखा था उसे टच करता है, तो इधर ले आओ नॉर्मल n, जो 2 पे था नॉर्मल वही वाला नॉर्मल। ये ग्राउंड को टच करता है, इस नॉर्मल का नाम बदल दो, ये हो गया n डैश। यहाँ एक पुली है सर, पुली, तो पुली जहां जहां टच करेगा वहां वहां आप लगा दो टेंशन। ये 30 डिग्री है तो यहाँ भी एंगल होगा 30, ये याद कर जाओ, बहुत बार लिख के। अब यहाँ मुझे बताओ एक्सेलरेशन किधर दिखा था, इस तरफ, तो x किधर चुनोगे, x चुन लिया इसी तरफ, y किधर चुनोगे, y चुन लिया। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक चल रहा है ना, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इनके पैरेलल ये x चुन लिया,
और हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर ये y चुन लिया। अब मुझे फिर से बताओ t के कंपोनेंट कैसे बनाओगे और n के कैसे बनाओगे। तो n वाला देखो काट दिया और n वाला काट के इसके पैरेलल कर दिया n sin 30 और इसके पैरेलल कर दिया n cos 30। अब t को भी कट करते हैं, t को कट करके इसके भी दो कंपोनेंट बनाने की सोच रहा हूँ, एक इधर और एक इधर, क्योंकि यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 होगा। क्यों? क्योंकि ये इंक्लाइन प्लेन को देखो, ये एक दो हॉरिजॉन्टल लाइन तो तीसरा लाइन इंक्लाइन प्लेन वाला उसे कट कर रहा है, तो जितना एंगल वहाँ उतना ही एंगल यहाँ। तो t के दो कंपोनेंट कौन कौन से बनेंगे? इधर बन जाएंगे t cos 30 और इधर बन जाएंगे t sin 30 नीचे की तरफ। अब जो है हम देख पा रहे हैं, अब ये t चला गया है, कट करके हट गया, t के भी कंपोनेंट हो गए, ये n भी घट गया। अब मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं उनको काले रंग से मैं टीका लगाता हूँ। ये देखो पहला टीका n sin 30, ये दूसरा टीका 3 और ये t cos 30 तीसरा टीका। तीनों जो है ये x के डायरेक्शन में, सर n डैश y के डायरेक्शन में, सर n cos 30 y के डायरेक्शन में, सर mg 6g आपने लिखना छोड़ दिया, वो भी y के डायरेक्शन में है। ये लो 6 mg m डैश, तो ये तो हमने छोड़ दिया। अब मुझे बताओ, अरे बेवकूफ, तुम्हारे गले में आई कार्ड डाल करके, आई कार्ड टंगा हुआ है तुम्हारे स्कूल का, और इसको मैं पुल करूं, ये तुम्हारा गर्दन है, तो गर्दन पे दोनों तरफ फोर्स लगेगा कि केवल एक तरफ फोर्स लगेगा? डाल के देखो आई कार्ड खींच के, और यदि दोनों तरफ लगेगा तो अब अकल लगाओ। क्या अकल लगाएं सर? अकल ये लगाओ कि ये नहीं है गर्दन, गर्दन ये है, और यहाँ लगा रहे हो टेंशन इधर और ये धागा इधर, तो धागा जहां जहां जाएगा वहां खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तना धागा है और ये गर्दन है, तो गर्दन पे उधर और इधर दोनों तरफ फोर्स फील करोगे तुम। देखो एक कुर्सी को रस्सी से एक भाई को दो, धागा पकड़ेगा उधर और तुम दूसरी तरफ पकड़ लो इधर है, तो कुर्सी पे ये जो होगा, कुर्सी पे दोनों तरफ फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? इस धागे के कारण लगेगा। तो ऐसे आप सोचते हैं, धागा जहां भी टच करता है दोनों तरफ टेंशन। अभी तो अब अक्लमंदों वाला अगला स्टेप देखो, बाकी ही रह गया, नहीं तो रह ही जाएगा। fx बराबर क्या लिखना सीखा है? max। बताओ x के डायरेक्शन में कौन कौन? n sin 30 प्लस t माइनस t cos 30, ये किसके बराबर? m इंटू। ये कौन सा m? कितना m कर दो ना 6, क्यों बेकार में m लेके भाग रहे हो, क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ेगा। ये तीसरा इक्वेशन आपके पास प्रकट हो गया। तीसरा इक्वेशन जैसे ही प्रकट हो गया तो आप कूद पड़ो, अरे तीसरा भी आ गया, दो इक्वेशन पहले था। सर पहले तो मुझे पता ही नहीं कहाँ पे था, दो इक्वेशन देखो यहाँ पे, और तीसरा इक्वेशन यहाँ देखो अगले पेज पे आकर के, ये तीसरा इक्वेशन आ गया, प्रकट हो गया। तीन इक्वेशन आ गए, सॉल्व करेंगे, टी एन और ए अननोन है, निकल आएगा। सर एक एन डैश भी दिख रहा है, अरे राम, वो भी देख लिया तुमने? चलो एन डैश देख लिया, तो ये बताओ एक्स के डायरेक्शन में क्या, वाई के डायरेक्शन में क्या कोई कबड्डी हो रहा है? नहीं ना। लो एन डैश बराबर लिख दो, क्या होगा? नीचे की तरफ है एक टी साइन 30, नीचे की तरफ है एक 6g, नीचे की तरफ है एक n cos 30। तो यदि कभी गलती से किसी ने n डैश पूछ लिया तो ये चौथा क्वांटिटी, चौथा इक्वेशन, चौथा क्वांटिटी भी निकल आएगा, n डैश भी निकल आएगा। सर दो इक्वेशन तो हमसे सॉल्व होता नहीं है, और आप मेरा पूरा लेक्चर खराब कर दोगे 6 इक्वेशन समझाने में, गलत बात है, इतना टाइम मत वेस्ट करो मेरा। अरे बालकों ध्यान रखो, आसान क्वेश्चन तो पूरा दुनिया बनाता है, और टफ 10 साल पढ़ने के बाद भी कई के नहीं समझ में आता, इसलिए क्योंकि हम आसान पे ही एंजॉय करते रहते हैं। टफ पढ़ के पहले दुखी हो जाओ, फिर कम से कम एक ब्लॉक वाला सीधा सादा क्वेश्चन देख के प्रसन्नता होगी, अरे ये तो आसान है, सर ने कितना खतरनाक समझाने की कोशिश की थी, समझ में तो मेरे नहीं आया था। तो नहीं समझ में आना कोई गुनाह नहीं होता, हम केवल ट्राई कर सकते हैं, तुम भी केवल ट्राई कर सकते हो, और समझ में आ जाए पार्टी कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिन अच्छा रहता है तो समझ में भी आ जाता है। जैसे आपको लगे कि ये भी ठीक ठाक है, काम बन जाए, तो फिलहाल कहानी आगे बढ़ाते हैं। सॉल्व मैं नहीं करूंगा, एक्स वाई के इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता हो तो आप उसके लिए मैथमेटिक्स का बुक लो, उससे रिवाइज करो, क्लास 7th और 8th वाला, वहाँ एक्स वाई के इक्वेशन लिखने सिखाए जाते हैं, सॉल्व करने भी सिखाए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आ जाइए, एक्स और वाई के बदले टी और एन है, ये है, तो 3 इक्वेशन हो गए, एक्स वाई जेड हो गया।
चौथा भी है XYZ और X डैश हो गया, चौथा इसीलिए मैं दे ही नहीं रहा था। चौथे का टेंशन आएगा तो तुम 3 भी नहीं कभी सॉल्व करोगे, 3 ही बनाया, 3 से काम चलाओ, 3 अननोन, 3 इक्वेशन सॉल्व हो जाए। चलिए यहाँ देखिए, आपको लगे कि ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया, घबराइए नहीं। तो इसका एक भाई है, भाई है, इसका मतलब तो अंदाजा तो लग ही गया, भाई 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 है। देखो ब्रदर, ये यहाँ देखो, ये 6 kg और इसकी भी गर्दन है, मतलब पूरी, और ये रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ये और ये एक क्या है, दीवार तो यहाँ भी है सामने, दीवार यहाँ भी है सामने, इस दीवार से धागे को आते देखो, और यहाँ पर कौन कौन है, ये 2 kg है, ये भी है, और हम क्या देख रहे हैं, ये धागा L2 और ये L1। अब आप सोचो, यदि ये ए वाला ब्लॉक, यदि आपसे कहा गया है कि ए वाला ब्लॉक आगे जा रहा है, एक्सलेशन है ए, और धागे का टेंशन है टी, तो आपको मात्र यही दोनों चीजें बतानी है, फ्रिक्शन एब्सेंट, ज्यादा कुछ नहीं बताना। तो देखिए, मुझे पहले ये बताइए, 6 kg जब आगे बढ़ेगा तो बी क्या यहीं रहेगा या वर्टिकल नीचे भी आएगा? सर नीचे भी आएगा और राइट भी जाएगा। वाह 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 वाह, नीचे भी आएगा और राइट भी जाएगा, राइट, बहुत बढ़िया। तो हमने ये देखा, आपको पता है कि ये कहाँ कहाँ जाएगा, तो अपना काम आसान हो गया। क्यों? क्योंकि अब आप 2 kg को सीधे देखिए सॉल्व करते वक्त, 2 kg पे एक आप देख रहे हैं फोर्स लगता हुआ, धागे के कारण टेंशन, कांटेक्ट के कारण नॉर्मल, और ये 2 kg है तो ग्रेविटी के कारण 2g, और एक्सेलरेशन जो इसके दिख रहे हैं वो दो दिख रहे हैं, एक ए इधर और एक ए इधर, और आपने अपने अक्लमंदी का परिचय दिया, एक्स ऐसे मान लिया और वाई ऐसे मान लिया। एक्स और वाई दोनों दिख गए आपको, यदि एक्स और वाई दोनों दिख गए तो आपका काम तो बन गया। क्यों? क्योंकि आप इक्वेशन लिख सकते हैं, fx इक्वल्स टू max, n इक्वल्स टू 2 into a, पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन fy इक्वल्स टू may, 2g माइनस t इक्वल्स टू 2g माइनस t, नेट फोर्स इक्वल्स टू m दैट इज 2 into ये भी है a, दूसरा इक्वेशन। अननोन कितने हैं? अननोन है 3, t, a एंड n, और मुझे वो तीसरा कैसे पता चलेगा, वो भी मैं इसी पेज पे दिखाने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको पता चले कि पेज पे भी कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये देखिए, बड़ा वाला ब्लॉक सर छोटा दिख रहा है, अरे जूम करके बढ़ा सकते हैं तो घटा भी सकते हैं, 6 kg। यहाँ देखिए, इसकी एक गर्दन है, गर्दन के आई कार्ड वाला धागा देखिए, इधर गया टी और नीचे आया टी, जहां कांटेक्ट है वहां पीछे गया एन। सर पीछे कैसे जाएगा एन? अरे 2 kg को यदि वो 6 kg आगे धकेलेगा तो 2 kg वाला 6 kg को पीछे धकेलेगा, और ये ग्राउंड पे कांटेक्ट होने के कारण एक ऊपर भी जाएगा एन डैश, लेकिन उसकी मुझे कोई आवश्यकता भी दिख नहीं रही, और नीचे आने वाला है 6g। अब मुझे बताइए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यदि मैं लिखना चाहता हूँ fx इक्वल्स टू max, कैपिटल max, तो बताओ x के डायरेक्शन में कौन कौन दिख रहा है? एक कैपिटल E दिख रहा है, N and T और एक दिख रहा है यार, माइनस n इक्वल्स टू 6 into a, क्योंकि एक्सेलरेशन इसका है a, क्वेश्चन में कहा गया है। ये आ गया तीसरा इक्वेशन, मजे लो, तीसरा इक्वेशन प्रकट हो गया, ये थर्ड इक्वेशन है तुम्हारा, t माइनस n इक्वल्स टू 6a, सॉल्व करेंगे रिजल्ट आ जाएगा।
सर एक बार और बताओ, ले एक बार और देखो, एग्जाम्पल भी मैं लिख रहा हूँ जिससे कि आपका डर कम हो इन तरह के आइडियाज में। यहाँ देखना, ये पुली, ध्यान से देखो, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये सिस्टम, और एक ये दीवार, ये पुली के ऊपर से दीवार से बंधा एक धागा आया और वो पुली से लटका एक ब्लॉक को जाके टच कर रहा है, जो कि ब्लॉक है 2 kg का और ये है 6 kg का। और ब्लॉक के कारण एक टेंशन यहाँ जनरेट हुआ और इस टेंशन के कारण ये वेज 6 kg आगे जाने लगा। उसका एक्सलेशन बताना है क्या होगा और उसका टेंशन देखना है धागे का कितना होगा। तो सुनो, जब हम 2 kg के बारे में देखते हैं तो 2 kg नीचे भी आएगा उतना ही जितना 6 kg आगे जाएगा, और 6 kg जितना आगे जाएगा उतना ही 2 kg राइट साइड भी जाना पड़ेगा उसे। तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो सॉल्व करते वक्त 2 kg पे देखिए, यहाँ कांटेक्ट है तो नॉर्मल आया, ऊपर टेंशन आया, नीचे mg 2g आया। तो यहाँ चेक करिए, यहाँ चेक करिए कि हम लोग n और ये 2g, ये n और 2g इस तरफ दोनों हॉरिजॉन्टल और ये दिख रहे हैं। यहाँ ये चेक करिए कि इक्वेशन कैसे लिखा जाए। इक्वेशन हम लिख रहे हैं एक x वाला, कैसे लिखोगे आप x वाला? सर आप लिखोगे कैसे? ध्यान से देखिए, रेड कलर में मैं लिख रहा हूँ, एक इक्वेशन लिख रहा हूँ fx इक्वल्स टू max। fx कौन है? m। m कितना? n is equal to 2 है। fy हो गया, ये हो गया m इंटू ए वाई, fy हो गया m इंटू ए वाई, fy 2g minus t is equal to 2 है। अब हम बात करते हैं उस 6 kg वाले के लिए जिससे हमें डर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ध्यान से देखिए, 6 kg वाला अकेले आप नहीं सोचेंगे, 6 kg का एक गर्दन भी है, उसका गर्दन भी देखेंगे। 6 kg के इस गर्दन को मैं ठीक से बनाता हूँ जिससे कि आपको फील मैं दिलवा सकूं गर्दन क्या कर रहा है। यहाँ देखिएगा 6 का गर्दन, सर t minus n is equal to 6 है। आराम से मुझे बताने दो बालक। यहाँ देखो ये टी और वो जो धागा टच करके नीचे आया वो भी टी। जहां टच कर रहा था 2 kg वहां अपोजिट आया नॉर्मल। और आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, वर्टिकल एक NS और एक ये 6G। वर्टिकल छोड़ क्यों दूं सर, ऐसा आप क्यों कह रहे हो? क्योंकि ब्लॉक सर एक्सेलरेशन नहीं है सर। तो fx इक्वल्स टू, तीसरा इक्वेशन कैसे लिखोगे? तीसरा लिखने वाले हो fx इक्वल्स टू फिर से max, क्योंकि हमने इधर मान लिया है x और इसके परपेंडिकुलर मान लिया y, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही ये चल रहा है। तो ये fx कितना? t, देखिए t माइनस n, t माइनस n इक्वल्स टू 6 इंटू a। ये हो गया आपका तीसरा इक्वेशन। 3 इक्वेशन हो गए, 3 अननोन है, सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो अब एक काम करो, इतनी देर से तो मैं बोले जा रहा हूँ, आपको मौका ही नहीं दे रहा कुछ बोलने का। तो अब हैंड राइज करो, किसके किसके समझ में आया, हैंड राइज करो, आप आराम से हैंड राइज करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। तो अब बच्चे 4 बच्चे जिनको लगता है बहुत टेंशन है। अब बचा एक जो कि मेरी आवाज नहीं सुन पा रहा है या वो मुझे नहीं बता पाएगा क्योंकि माइक नहीं दिख रहा उसके साथ। कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने ये देखा, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया
यदि इस लेवल पे आप सोचने लगते हैं तो ये एचसी वर्मा किताब का आखिरी क्वेश्चन होता है। अब यहाँ चेक करिए, एचसी वर्मा के यदि आखिरी क्वेश्चन तक आप पहुंच सकते हैं इसी में हल्का सा चेंज करके, तो मतलब सही दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। तो कोशिश जारी रहेगी, अगले टर्न पे भी ऐसे ही कुछ टफ क्वेश्चंस के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। सर हाँ बोलो। सर आप सिंकेज बुक भी कराओगे? सिंगेज वाले अपने आप हो जाएंगे, एचसी वर्मा कर लो, और जो मैं बुकलेट प्रोवाइड करूंगा विज्ञान का वो बुकलेट का खुद बन जाएगा। बुकलेट प्रोवाइड कर दो इसकी। चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, रिस्क बाय का बाय, मॉड्यूल भेज दो गुड नाइट। सर। हाँ सर रिस्क का मॉड्यूल भेज दो। हाँ हाँ, अभी मैं प्रिंट करवाता हूँ और फिर आपके पास प्रिंटेड आ जाएगा, मैं कॉल करवा लूंगा इंस्टीट्यूट से। सॉफ्ट ओके कॉपी सर। भी भेज दो। ठीक है, मैं प्रिंट ही 2 दिन में कल ही प्रिंट पे दे रहा हूँ, परसों तरसों आपके पास आ जाएगा। और अभी मैं आज का वीडियो शेयर कर दूंगा। सर NL